हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RKITI। इस वीडियो में हम देखेंगे जो सेमेस्टर 2 मॉड्यूल 2 में है बेसिक्स वायरिंग प्रैक्टिस। आप देख सकते हैं बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस। तो इसमें लगभग 40 to 50 क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। तो आप अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए। जो 19वीं असाइनमेंट का क्वेश्चन है, हम स्टेप बाय स्टेप एक चैप्टर का एनालिसिस इस यूट्यूब माध्यम से करा देंगे। तो सभी ITI स्टूडेंट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से है, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, यानी हाउ द कंड्यूट पाइप आर स्पेसिफाइड, कैसे स्पेसिफाइड किए जाते हैं। पहला लंबाई मीटर में, दूसरा वॉल थिकनेस इन mm, दूसरा है इनर डायमेंशन इन mm यानी आंतरिक व्यास mm में, चौथा है आउटर डायमेंशन इन mm यानी बाह्य व्यास mm में। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आउटर डायमेंशन इन mm, है ना। जो कंड्यूट पाइप होती है उसको स्पेसिफाइड करते हैं आउटर डायमेंशन इन mm। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर रिवाइरेबल फ्यूज। पहला है 1.1, दूसरा 1.4, तीसरा 2.1, चौथा 2.5। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1.4, यानी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज जो रिवाइवेबल फ्यूज होता है उसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पेंटेड होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट इज द पर्पज ऑफ अंडर राइटर्स नॉट फॉर पेंटेड होल्डर कनेक्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन ढीले संयोजन से बचाव, दूसरा है यांत्रिक शक्ति में वृद्धि, तीसरा हमारा है अत्यधिक कैप कवर दबाव से रोकना, चौथा है सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करें, यानी रिड्यूस द स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ एक्सेसरीज। जो एक्सेसरीज होता है सामान के टर्मिनलों से तनाव को कम करना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज कौन से प्रकार का है। व्हाट इज द फ्यूज ऑफ टाइप। पहला चाकू धार क्वार्टराइज फ्यूज, दूसरा है हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज, तीसरा आपका है पेरुल संयोजन क्वार्टराइज फ्यूज, चौथा है डायज्ड पेंच प्रकार क्वार्टराइज फ्यूज, डायज्ड स्क्रू टाइप क्वार्टराइज फ्यूज। ऑप्शन बी हो जाएगा, हाई रैप्चरिंग वाला फ्यूज है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये जो फिगर होता है याद रखेंगे, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। यह जो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक करंट को सहन कर सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु सामग्री का नाम क्या है। ये सामग्री दिखाया गया है, इसका नाम क्या है। पहला ब्रैकेट होल्डर, दूसरा एडिशन स्क्रू पावर होल्डर, तीसरा है कोण स्विचेज लैंप होल्डर, या चौथा है गोलियत एडिशन स्क्रू होल्डर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर होता है। ठीक है, इस फिगर को याद रख लीजिएगा, ये एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम बताना है। यह प्रतीक दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। ठीक है, पहला लिंक, दूसरा फ्यूज, तीसरा पुल स्विच, चौथा प्लग विथ सॉकेट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, प्लग विथ सॉकेट, यह जो होता है प्लग विथ सॉकेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। पहला मोटर को, दूसरा गीजर को, तीसरा हैंड टूल को, चौथा है एयर कंडीशनर को। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गीजर को। जो गीजर को है एल श्रेणी एमसीबी द्वारा भार को प्रोटेक्ट किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गीजर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ स्विच यूज इन द सर्किट? इस सर्किट में किस प्रकार का स्विच प्रयोग किया गया है? पहला वन वे स्विच, दूसरा है टू वे स्विच, तीसरा है इंटरमीडिएट स्विच, चौथा है मल्टी पोजीशन स्विच। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टू वे स्विच। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टू वे स्विच। यह जो दिखाया गया है यह टू वे स्विच हो जाएगा, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा? वोल्टेज पाथ बढ़ेगा यानी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, लोड करंट इंक्रीज हो जाएगा, तीसरा है वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज हो जाएगा, चौथा है केबल डैमेज ड्यू टू हीट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, कोई भी चीज़ है अपने कैपेसिटी से ज़्यादा अगर उसे यूज में लाएंगे तो क्या होगा, पहले वो गर्म होगा, उसके बाद वह बर्न हो जाएगा। ठीक है, वही कारण होता है। जैसे 1 mm वायर से अगर हम प्रेस चलाते हैं या कोई ज़्यादा लोड वाला सामान चलाते हैं तो क्या होता है, देखते होंगे वायर गल जाता है। ठीक है, तो कारण क्या होता है, तो पहले औसत से अपने ज़्यादा उसमें करंट प्रवाहित हो जाती है जिससे वह गर्म हो जाता है। जब इतना गर्म हो जाता है कि वह अपने आप में पिघल जाता है। ठीक है, किसी किसी जगह देखते होंगे तो वह गर्म होके जलने लगता है, ज़्यादा लोड ले लेता है, तो वही कारण होता है। क्वेश्चन में वही बोला गया है कि कम रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी केबल क्या हो जाएगी, डैमेज ड्यू टू हीट, गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है? एक कंड्यूट सामग्री है, इसका नाम क्या है? सॉलिड बेंड, सॉलिड एल्बो, तीसरा है इंस्पेक्शन बेंड, चौथा इंस्पेक्शन एल्बो। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निरीक्षण बेंड होता है, इंस्पेक्शन बेंड हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थान से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? यानी जो इंटरमीडिएट स्विच होता है, कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 है, चौथा 4 है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2। ठीक है, जो बी वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। दूसरा में दो टू वे स्विच को 3 अलग अलग स्थानों से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंसील्ड वायरिंग का रंग क्या क्या फायदा होता है, यानी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग? कंसील्ड वायरिंग क्या होती है, जो हमारी छत के अंदर, यानी छत जो होता है या फिर दीवार होता है उसके अंदर से जो वायरिंग किया हुआ रहता है उसे हम कंसील्ड वायरिंग का फायदा क्या है? पहला इजी टू मेंटेन, दूसरा लेस वोल्टेज ड्रॉप, तीसरा हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, चौथा प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नमी से हमें बचाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर। जैसे बारिश के दिन में अगर हमारी दीवार है या छत है तो भीग जाता है, तो अगर मान लीजिए पीवीसी पट्टी वायरिंग बाहर से किए हुए हैं तो वह भीग जाएगा, तो डैमेज हो सकता है या करंट लीक कर सकता है। तो कंसील्ड वायरिंग क्या होता है, अंदर की वायरिंग होती है, वह नमी से बचती है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर, नमी से बचाती है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही फायदा होता है कंसील्ड वायरिंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरेख का क्या नाम है? यह आरेख दिखाया गया है, इसका नाम बताना आपको। पहला ऑप्शन है इंस्टॉलिंग प्लान, दूसरा लेआउट डायग्राम, तीसरा वायरिंग डायग्राम, चौथा है सर्किट डायग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्किट डायग्राम, परिपथ आरेख। यह जो होता है परिपथ आरेख होता है। ठीक है, सर्किट डायग्राम, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, याचासी फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है? तो इससे पहले रिवाइवेबल जो फ्यूज था उसका देखे थे, इसमें है एचआरसी फ्यूज हेतु फ्यूजिंग फैक्टर दिया है 1 दिया है, दूसरा 1.1 दिया, तीसरा 1.4, चौथा 1.7 दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1.1।
ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.1 होता है। HRC फ्यूज होती है, फ्यूजिंग गुणांक 1.1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है? पहला है फैराड रिले, दूसरा थर्मल रिले, तीसरा इम्पल्स रिले, चौथा है डाई रील रिले। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जो इम्पल्स रिले है, आवेग रिले, जो आवेग रिले होता है AC व DC दोनों में प्रयोग ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इम्पल्स रिले, आवेग रिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? यह फिगर दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन है। पहला 2 पिन प्लग, तीसरा 3 पिन प्लग, चौथा आयरन कनेक्टेड विथ डायरेक्ट एंट्री, चौथा है फ्लैट कनेक्टेड विथ साइड एंट्री। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री, यानी सीधे प्रवेश के साथ लौ संयोजन। तो ये जो फिगर होता है सीधे प्रवेश के साथ लौ संयोजन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे फिगर दिखाया गया है, सामग्री प्रतीक का क्या नाम है? पहला बेल पुश स्विच, दूसरा 2 वे स्विच, तीसरा 1 वे स्विच विथ पोल, चौथा है मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल। ठीक है, यानी बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच, यानी मल्टी पोजिशन विथ सिंगल पोल। ठीक है, ये जो फिगर होता है मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य होता है? यानी व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लेक्सिबल कॉर्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग? पहला है कंसील्ड वायरिंग, दूसरा परमानेंट कनेक्शन, तीसरा है रन केबल थ्रू होल्स इन सीलिंग, यानी सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाएं, चौथा है ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंस के लिए यह अच्छा होता है। ठीक है, मेन उद्देश्य इसका यह होता है कि कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंस, यानी जो कनेक्शन करते हैं हमारा अच्छा से कनेक्शन हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान अच्छे से ले जा सके, इसके लिए फ्लेक्सिबल कॉर्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस परिपथ भंजन का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है? पहला मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, दूसरा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तीसरा मॉडरेट केज सर्किट ब्रेकर यानी MCCB, चौथा है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर यानी RCCB। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, MCCB यानी मॉडरेट केज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग जो है 100 एम्पीयर से ऊपर किया जाता है। ठीक है, किसका? MCCB, फुल फॉर्म मॉडरेट केज सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें RCCB, तो RCCB का प्रयोग जो है हमारे घर में प्रयोग होता है 25 मिली एम्पीयर से अगर ऊपर करंट फ्लो करती है, लीक करती है, तो हमारा जो MCB होता है गिर जाता है, जिससे आदमी या फिर कोई भी अगर कोई भी चीज़ है उसे कनेक्ट में संपर्क में आती है तो वह बच जाती है। ठीक है, तो उसके लिए है RCCB का प्रयोग किया जाता है, यानी 100 एम्पीयर से अगर ऊपर का है तो उसके लिए MCCB का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अगर हमारे परिपथ में कोई लीक कर रही है करंट, तब वो फॉल्ट को एनालिसिस करके MCB गिर जाता है। ठीक है, तो ये सब का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। ELCB का अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, और MCCB का मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर होता है, और RCCB का रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। एक और होता है MCB का, तो जानते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, कॉमन 16 एम्पीयर, 8 एम्पीयर, 32 एम्पीयर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य होता है? विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान सहना, दूसरा है फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि, तीसरा है
तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। चौथा है यांत्रिक शक्ति में वृद्धि। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, यानी तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है वह रुक जाएगा तो जो कॉपर का वायर होता है उस पर कोई जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 4 कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द 4 इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप? पहला पेयर, दूसरा कोर, तीसरा क्वाड, चौथा लेयर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वाड, यानी क्वाड बोला जाता है। 4 कुचालित चालकों के समूह को क्वाड बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 4 लैब को नियंत्रित करने के लिए गोदान वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक होते हैं? जो गोदान वायरिंग होती है उसमें मेनली 3 स्विच का आवश्यकता होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 स्विच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों होती है? पहला इजी लोड बैलेंसिंग, दूसरा है कांस्टेंट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है ऑफर मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप, चौथा है इजी इन फॉल्ट फाइंडिंग विथ मेनी फ्यूजेज। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता होती है। ठीक है, ट्री प्रणाली का सबसे उपयुक्त जो होता है लाभ वह कई फ्यूजों के साथ दोष ढूंढना सरलता होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पहला पेपर, दूसरा नायलॉन, तीसरा सीमेंट, चौथा है पोनीविलाइल क्लोराइड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नायलॉन। नायलॉन जो है भरा जाता है सीलिंग में स्क्रू को छेद भरने के लिए। क्वेश्चन अगला है हमारा, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? टेबल फैन, सीलिंग फैन, ब्रैकेट, एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह जो है छत का पंखा दर्शाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें एग्जॉस्ट फैन, जो एग्जॉस्ट फैन होता है हमारा, अगर इसी में गोला पार देते हैं तो ये एग्जॉस्ट फैन का हो जाता है। ठीक है, और गोला नहीं रहेगा, सिंपल इस तरह रहेगा बना हुआ, तो ये होता है सीलिंग फैन का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक होता है दीवार का फैन, ऐसे करके होता है। ठीक है, ये पाई हो जाएगा, इस तरह बगल में बना होता है, तो ये दीवार का फैन हो जाता है, दीवार फैन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिले का नाम क्या है? यह रिले दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। पहला इम्पल्स रिले अभी देखे थे, एसी और डीसी दोनों में यूज हो रहा था। दूसरा डाई रील्स रिले, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, चौथा है मरकरी वेटेड कॉन्टैक्ट रिले। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्राई रीड रिले। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो फिगर दिखाया गया है वह ड्राई रीड रिले है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरेख का क्या नाम है? यह आरेख दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लेआउट प्लान, दूसरा वायरिंग डायग्राम, तीसरा इंस्टॉलेशन प्लान, चौथा सिमेट्रिक यानी योजनाबद्ध आरेख। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंस्टॉलेशन प्लान होता है। कोई भी हमें प्लान बनाना है, विद्युत में कोई भी हमें वायरिंग करना होता है तो उसका सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्लान बनाया जाता है। ठीक है, स्थापना योजना बनाना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंस्टॉलेशन प्लान। यह फिगर दिखाया गया है। आगे क्वेश्चन है, आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? पहला बड़े औद्योगिक स्थान में, दूसरा है मुख्य या शाखा परिपथ का नियंत्रण में, तीसरा एक फेज घरेलू स्थापन में, या चौथा है 3 फेज शक्ति परिपथ स्थापन में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एकल फेज घरेलू स्थापन में, यानी सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में प्रयोग किया जाता है। किसका? आईसी मुख्य स्विच का। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आयरन कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन पोल होता है। ठीक है, तो यह प्रयोग किया जाता है सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत सामग्री
सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है, यानी विच इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज बिलोंग टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेसरीज। पहला फ्यूज, दूसरा सेलिंग फैन, तीसरा इंटरमीडिएट स्विच या चौथा पेंटेड लैंप होल्डर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेलिंग रोजेज। सेलिंग रोज जो होता है विद्युत सामग्री सामानों के वर्गीकरण से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेलिंग रोज। सेलिंग रोज कहाँ लगता है, जैसे सीलिंग होता है छत का ऊपरी भाग, उसमें एक सेलिंग रोज लगाया जाता है, इसमें से टर्मिनल तार के टर्मिनल निकाले जाते हैं, उसी को हम सेलिंग रोज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है, यानी विच इज द एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज एमसीबी। एसी मोटर, दूसरा है डीसी मोटर, तीसरा लोकोमोटिव, चौथा है एयर कंडीशनर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकोमोटिव में डीसी श्रृंखला एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकोमोटिव श्रृंखला में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है। पहला टाइम फैक्टर, दूसरा फ्यूजिंग फैक्टर, तीसरा कट ऑफ फैक्टर, चौथा फ्यूजिंग करंट। जो दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया जो समय होता है उसे हम कहते हैं क्या, कट ऑफ फैक्टर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, कट ऑफ फैक्टर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है। पहला गोदाम वायरिंग, दूसरा इंडस्ट्रियल वायरिंग, तीसरा डोमेस्टिक, चौथा है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में ट्री ज्वाइंट सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है, यानी व्हाट इज द मैक्सिमम पीवीसी कंडक्टिव साइज टू मेक सेफ कोल्ड वेल्डिंग। 12 mm, दूसरा 19 mm, तीसरा 25 mm या चौथा 50 mm। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 mm जो है अधिकतम आकार सही होता है, 25 mm। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है। पहला एवॉइड इलेक्ट्रिकल फायर, दूसरा रिड्यूस पावर लॉस, तीसरा एवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, चौथा है ऑप्शन मेंटेन वोल्टेज लेवल कांस्टेंट, यानी वोल्टेज स्तर स्थिर बनाना। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, यानी बिजली के व्यतिकरण से बचे। इसके लिए होम थिएटर और पावर वायरिंग का अलग अलग किया जाना चाहिए कनेक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपथ का क्या नाम है। ये फिगर दिखाया गया है, इसका क्या नाम है। पहला है टनल लाइटिंग वायरिंग, दूसरा कॉरिडोर लाइटिंग वायरिंग, तीसरा गोदाम लाइटिंग वायरिंग, चौथा है स्टार केज लाइटिंग वायरिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गोदाम लाइटिंग वायरिंग। ठीक है, यह गोदाम लाइटिंग वायरिंग होता है, इस फिगर को याद रख लीजिएगा, यह जो लाइटिंग वायरिंग गोदाम लाइटिंग वायरिंग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हिक्की, दूसरा कपलर, तीसरा पाइप वाइज, चौथा है आपका बेंच वाइज। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिक्की का प्रयोग कंड्यूट पाइप को मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एमसीबी का विस्तार, एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देख लीजिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ईएलसीबी का फुल फॉर्म इससे पहले क्या था, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका उद्देश्य क्या होता है, डिटेक्ट द फॉल्ट इन सर्किट, दूसरा मॉनिटर द रेसिडुअल करंट, तीसरा है प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट ऑफ ओवरलोड, या चौथा होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
मॉनिटर द रेसिडुअल करंट, और शेष धारा को देखना। रेसिडुअल करंट यानी एक्स्ट्रा जो धारा है उसको देखना, यानी उसी को हम बोल देंगे लीकेज करंट को देखना। मेन उसका वर्क यही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या होता है? पहला, टू इंश्योर द लाइन इज नॉट ओवरलोडेड, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है। दूसरा, टू मेंटेन द स्टेबलाइज सप्लाई वोल्टेज। तीसरा है सर्किट को लीकेज करंट से बचाना। या चौथा है ताकि इंसान को बिजली के झटके से बचा सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है। ठीक है, इसीलिए फ्यूज कट ऑफ का उद्देश्य होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग होता है? पहला, कट एक्सटर्नल थ्रेड ऑन स्क्वायर पाइप, यानी वर्गाकार पाइप में वार थ्रेड काटना। दूसरा, बेलनाकार पाइप में आंतरिक थ्रेड काटना। चौथा है बेलनाकार पाइप पर वार थ्रेड काटना। या चौथा है आयताकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेलनाकार पाइप पर वार थ्रेड काटना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है? जो सीलिंग रोज होता है दीवार में, दीवार में लगता है सीलिंग रोज, तो उसका जो है किस सामग्री में वर्गीकृत किया गया है? पहला, आउटलेट एक्सेसरीज। दूसरा, सेफ्टी एक्सेसरीज, होल्डिंग सामग्री। चौथा, सामान्य सामग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जनरल एक्सेसरीज। सामान्य सामग्री में इसका प्रयोग होता है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है? तो हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, जनरल एक्सेसरीज। दोस्तों अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। निम्न असाइनमेंट का जितना भी सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 सभी इलेक्ट्रीशियन जितना भी थ्योरी है उसको सॉल्व कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। उसके साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और ड्राइंग का और इम्प्लॉयबिलिटी का स्किल का भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, उसके साथ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का भी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या होता है? यानी व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन? पहला है सामग्री की भौतिक स्थिति दिखाने के लिए। दूसरा है सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए। तीसरा है हमारा पाठक को जल्द से सूचित करने के लिए कि सर्किट किस लिए डिजाइन किया गया है। या चौथा है हमारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही बात है, टू शो द सिमेट्रिकल कनेक्शन ऑफ द सर्किट फॉर ए स्पेसिफिक टास्क, यानी किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन करने के लिए हम इंस्टॉलेशन जो होता है वायरिंग इंस्टॉलेशन का आरेख का उद्देश्य होता है। ठीक है, इसका उपयोग के माध्यम से हम योजनाबद्ध कनेक्शन का तरीका देखते हैं या उसे बताते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन सी विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? पहला जनरल लाइटिंग, दूसरा मोटर, तीसरा एयर कंडीशनर और चौथा है हैलोजन लैंप। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जनरल लाइटनिंग। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था एल टाइप एमसीबी किसमें प्रयोग किया जाता था, तो इसका राइट आंसर क्या था, उसमें गीजर था आपका। ठीक है, यानी गीजर हमारा जनरल लाइटिंग में आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैंक लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है? पहला दोष की पहचान करना। दूसरा कोई अलग से जोड़ का उपयोग नहीं किया जाता है। तीसरा है अधिक संख्या में टेपिंग की जा सकती है। चौथा अधिक संख्या में उप सर्किट जो है बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोई अलग से जोड़ का उपयोग नहीं किया जाता है।
ठीक है। लूपिंग का सबसे अच्छा यही होता है कि कोई अलग से जोड़ उपयोग नहीं किया जाता है। लूपिंग का मतलब विदाउट लोड, विदाउट जो है विदाउट ज्वाइंट अपना लूप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कनेक्ट करना, यही लूपिंग होता है सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्र एक्स क्या दर्शाता है? ठीक है, तो इसमें जो एक्स होता है वह क्या दर्शाता है? ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है लिंब पर तारों की संख्या, दूसरा कनेक्ट होने के लिए स्विच संख्या, तीसरा पैटर्न या पाइप की संख्या तय करना, चौथा है हमारा क्लैंप या क्लिप की संख्या तय करना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो हमारा क्या है, लिंब पर तारों की संख्या दिखाना। ये जो एक्स वाला होता है लिंब पर तारों की संख्या को दिखाना होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें वायरिंग विधि का क्या नाम होता है? ये वायरिंग विधि दिखाया गया है, इसका नाम बताना है क्या है। पहला है संयुक्त बॉक्स विधि यानी ज्वाइंट बॉक्स मेथड, दूसरा लूपिंग बैक मेथड, तीसरा है लूपिंग मेथड यूजिंग 3 प्लेट सेलिंग रोज यानी 3 प्लेट सेलिंग रोज का उपयोग करके लूप इन विधि, चौथा है हमारा 2 प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करके लूप इन विधि। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लूपिंग बैक मेथड यानी लूपिंग बैक विधि। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह फिगर जो दिखाया गया है लूपिंग बैक विधि का दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, आरेख का क्या नाम है? आगे आरेख दिखाया गया है, उसका क्या नाम है? ठीक है, यह आरेख दिखाया गया है, इसका क्या नाम है? पहला स्टेयर कोर वायरिंग, दूसरा गोदान वायरिंग, तीसरा है हॉस्टल वायरिंग, चौथा टनल वायरिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीढ़ी वायरिंग। यह जो होता है सीढ़ी वायरिंग का दर्शाया गया है। ठीक है, सीढ़ी वायरिंग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रिले का प्रकार क्या है? यह रिले दिखाया गया है, इसका प्रकार क्या है? पहला इम्पल्स रिले, दूसरा डाई रिले, तीसरा लैचिंग रिले, चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले। तो राइट आंसर यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होता है, विद्युत चुंबकीय रिले होता है। यह जो फिगर है विद्युत चुंबकीय रिले है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि ELCB ट्रिपिंग करेंट 30 मिली एम्पियर है। ठीक है, कैलकुलेट द अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस इफ द ELCB ट्रिपिंग करेंट इज 30 मिली एम्पियर। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होना चाहिए, बी हो जाएगा। ठीक है, 1666 ओम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह वायरिंग का वर्गीकरण कौन सा है? वायरिंग दिखाया गया है, नीचे उसका वर्गीकरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है ये वायरिंग दिखाया गया है, कौन सा है? पहला CTC वायरिंग, दूसरा क्लिट वायरिंग, तीसरा PVC कंड्यूट वायरिंग, चौथा है अपना PVC कैसिंग कैपिंग वायरिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह है क्लिट वायरिंग, है ना, यह क्लिट वायरिंग होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। PSI के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई होती है 9 mm से 20 mm, दूसरा 11 mm से 27 mm, तीसरा 13 mm से 25 mm, चौथा है 15 mm से 30 mm। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 mm से 27 mm होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस टाइप विस्फोटक स्थापन के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है? फ्लेक्सिबल कंड्यूट, रिजिड स्टील कंड्यूट, तीसरा है रिजिड नॉन मेटेलिक कंड्यूट, चौथा है फ्लेक्सिबल नॉन मेटेलिक कंड्यूट। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, रिजिड स्टील कंड्यूट। ठीक है, कठोर इस्पात कंड्यूट किसके लिए? गैस टाइप विस्फोटक स्थापन के लिए कठोर इस्पात कंड्यूट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 93 का, सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है? सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या होता है? पहला, मेकिंग कॉन्टैक्ट एट नॉर्मल कंडीशन, सामान्य स्थिति में संपर्क करना। दूसरा है असामान्य स्थिति में संपर्क करना। तीसरा, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। चौथा है असामान्य स्थिति में भौतिक रूप से संपर्क को तोड़ना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी क्या है? असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। ठीक है, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। तो सर्किट ब्रेकर दोस्तों जो होता है सब स्टेशन में प्रयोग किया जाता है जब भी असामान्य स्थिति होती है, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, फॉल्ट कोई भी होता है, तो असामान्य स्थिति में ऑटोमेटिक यह जो है सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का क्या कार्य है? यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइमेटेलिक स्ट्रिप इन एमसीबी? पहला है ओवरलोड प्रोटेक्शन, दूसरा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, तीसरा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, या चौथा अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन, है ना। एमसीबी क्या करता है? मेनली ओवरलोड प्रोटेक्शन हमें देता है। जब भी कभी नॉर्मल से ज़्यादा स्थिति में करंट हमारी फ्लो होती है घर में, तो एमसीबी गिर जाता है, यानी अति भार से हमें बचा लेता है, हमारा इक्विपमेंट बच जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? यानी व्हाट प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर? पहला, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, दूसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरलोड, तीसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, या चौथा प्रोटेक्शन फ्रॉम लीकेज करंट है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, झटके से सुरक्षा होता है। ठीक है, तो अवशिष्ट धारा जो अर्थ लीकेज का मेनली क्या कार्य होता है? प्रोटेक्ट द शॉक, यानी आदमी को सुरक्षा यानी शॉक से बचाना होता है, झटके से सुरक्षा करना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग प्रयोग किया जाता है? क्लीट वायरिंग, दूसरा कॉन्सील्ड वायरिंग, तीसरा पीवीसी कंड्यूट वायरिंग, चौथा मेटल कंड्यूट वायरिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग को अस्थायी वायरिंग भी कहते हैं। यह प्रायः मेला, जैसे मेला कहीं लगा है वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यानी मेला में या कहीं वैसे स्थान पे शादी विवाह में जो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए लगाया जाता है अस्थायी रूप से, वहाँ पे अस्थायी प्रतिष्ठान के लिए क्लीट वायरिंग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी कंसील्ड, पीवीसी ये सब वायरिंग अस्थायी वायरिंग होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? स्विच बॉक्स में, जंक्शन बॉक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, सॉकेट कनेक्शन में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉकेट संयोजन में। ठीक है, जो वायरिंग लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर होता है उसे सॉकेट कनेक्शन में लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितने लिंक क्लिप बीआईएस नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? ऑप्शन पहला है 50 क्लिप, दूसरा 75 क्लिप, तीसरा 100 क्लिप, चौथा 150 क्लिप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 क्लिप। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है? यह वायरिंग सर्किट दिखाया गया है, इसका अनुप्रयोग क्या है? पहला, 2 लैंप मंद संचालन, दूसरा है 1 स्विच द्वारा नियंत्रित 2 लैंप, तीसरा 2 लैंप 2 स्विच द्वारा नियंत्रण, या चौथा है 1 लैंप उज्ज्वल और 2 लैंप मंद संचालन, यानी 1 लैंप ब्राइट एंड 2 लैंप डिम ऑपरेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 लैंप ब्राइट 2 लैंप डिम ऑपरेट, यानी कि 1 लैंप इसमें जो है 1 लैंप ब्राइट होगा, 1 लैंप ब्राइट होगा और 2 लैंप जो है डिम होगा। का हो 100 नंबर का क्वेश्चन है, होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है? पहला, होम थिएटर वायरिंग में लीकेज करंट से बचे, दूसरा होम थिएटर वायरिंग में नियंत्रक तापमान, तीसरा है ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचे, चौथा है बिजली की आपूर्ति में बिजली की खपत
को कम करें। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन ऑडियो वीडियो सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन इससे पहले भी इस रिलेटेड था। 101 नंबर का क्वेश्चन है, यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध का मान क्या होगा? है रिक्सेम, दूसरा इंक्रीज, तीसरा डिक्रीज, चौथा इनफाइनाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है? सेफ्टी एक्सेसरीज, होल्डिंग एक्सेसरीज, आउटर एक्सेसरीज, चौथा है कंट्रोलिंग एक्सेसरीज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्गत सामान यानी आउटलेट एक्सेसरीज हो जाएगा पोर्टेबल उपकरण के को संचालित करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है? पहला डबल इंसुलेटर, दूसरा फंक्शनल इंसुलेटर, तीसरा रेनफोर्स इंसुलेटर, चौथा है सप्लीमेंट्री इंसुलेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यात्मक कुचालक यानी फंक्शनल इंसुलेटर हो जाएगा। 103 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? कंट्रोलिंग एक्सेसरीज में, होल्डिंग में, सेफ्टी में या आउटलेट एक्सेसरीज में? तो फ्यूज जो है सेफ्टी एक्सेसरीज में आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसीसी का विस्तार क्या है? अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी, दूसरा है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, तीसरा अर्थ कैरिंग कंडक्टर या चौथा अर्थ कंटिन्यूटी केबल। तो यह होता है अर्थ कंटिन्यूटी केबल। ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ईसीसी है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ठीक है, 106 नंबर का क्वेश्चन है, हैलोजन लैंप के लिए कौन सा प्रकार का एमसीबी उपयुक्त होता है? पहला एल सीरीज एमसीबी, दूसरा एल सीरीज मतलब पहला एल सीरीज एमसीबी, एल श्रृंखला एमसीबी, सॉरी जी श्रृंखला एमसीबी। ठीक है, तीसरा है डीसी सीरीज एमसीबी, चौथा एल एंड जी सीरीज एमसीबी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जी सीरीज एमसीबी। ठीक है, जी सीरीज एमसीबी जो है ये प्रयोग किया जाता है, जी सीरीज एमसीबी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 107 नंबर का क्वेश्चन है, 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है? एडिसन स्क्रू होल्डर, दूसरा गोलिएट स्क्रू होल्डर, तीसरा एंगल होल्डर, चौथा ब्रांचेट होल्डर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोलिएट बेंच होल्डर। गोलिएट बेंच होल्डर जो है 300 वाट से ऊपर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, AWG का पूर्ण रूप है यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन वायर गेज, अमेरिकन वायर ग्रेड, तीसरा अमेरिकन वायर ग्रुप, चौथा अमेरिकन वायर गॉड। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिकन वायर गेज होता है। एक होता है SWG, तो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, यस के जगह ए हो गया है, अमेरिकन वायर गेज हो जाएगा, इससे अमेरिकन। ठीक है, AWG का विस्तार क्या होता है? अमेरिकन वायर गेज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, BIS प्रतीक का नाम क्या है? तो इस प्रकार का जहां भी आपको प्रतीक मिले जान जाएगा आप क्या है, इंटरमीडिएट स्विच है। ठीक है, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन में है लैंप, दूसरा ऑप्शन में है टू वे स्विच, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, इंटरमीडिएट स्विच, चौथा ऑप्शन मल्टी पोजीशन स्विच। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरमीडिएट स्विच होता है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक है, देखते हैं आरेख का नाम क्या है। ये आरेख दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? पहला है वायरिंग डायग्राम, दूसरा सर्किट डायग्राम, तीसरा इंस्टॉलेशन प्लान, चौथा है लेआउट डायग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरिंग डायग्राम। ठीक है, जो दिखाया गया है फिगर ये होता है वायरिंग डायग्राम। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको अच्छा पसंद आया होगा।
ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो प्रत्येक मिनी असाइनमेंट का जितना भी असाइनमेंट में क्वेश्चन है तो सेपरेट उसका लेसन बाय हम एक एक वीडियो करके लाएंगे और आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़ आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और अपने जो भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के जो भी ITI के स्टूडेंट है उसको ज्वाइन करने के लिए आप बोलिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।